सुप्रभात बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में नरजनन तत्व के बारे में पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि पुरुषों में यौन आरंभ होने के बाद क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटती हैं। तो इसमें के फलस्वरूप हम आपको आगे शुक्र जनन के बारे में बताएंगे। शुक्र जनन क्या मतलब होता है कि शुक्राणुओं का उत्पन्न होना या शुक्राणुओं का जन्म कैसे होता है। तो शुक्राणु विषण की में उपस्थित जो एपिथेलियमी कोशिकाएं होती हैं, उससे हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होना प्रारंभ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन। तथा इस प्रक्रिया में हमारे 4 हार्मोन्स मुख्य रूप से कार्य करते हैं, जिसमें पहला हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिन। दूसरा हार्मोन जो होता है वह होता है हमारा पित्तपिंडक। तीसरा हार्मोन जो होता है वो होता है कुटकोद्दीप। तथा चौथा हार्मोन जो होता है वह होता है हमारा एंड्रोजन्स। ये आपस में मिलकर हमारे शुक्र जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे होता है विषण की एपिथेलियमी दीवारों से शुक्राणुओं का निर्माण होना कहलाता है हमारा शुक्र जनन, जिसमें हमारा गोनेडोट्रोपिन, पित्तपिंडक, कुटकोद्दीप, एंड्रोजन्स ये सारे नर हार्मोन्स हैं जो कि आपस में मिलकर हमारे शुक्राणु के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तथा इस प्रक्रिया को हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें को में आपका होता है जनन कोशिका में स्पर्मेटिड का या शुक्राणु का निर्माण तो होता है, तथा यह शुक्राणु दूसरा भाग होता है शुक्राणु का कार्यांतरण, वो अपने आकार में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग जनन कोशिका में स्पर्मेटिड। का निर्माण स्पर्मेटिड्स जो होता है यह कोशिकाओं में प्राथमिक व जनन कोशिकाओं से प्रारंभ होता है, जिसमें निम्न 3 प्रवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसमें पहला जो होता है वह होता है पहला गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में क्या होता है कि यह शुक्र जनन की नलिकाओं से जननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन
समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक जनन कोशिकाओं जनन का निर्माण होता है। किससे? शुक्र जनन नलिकाओं से। ठीक है। फिर इसके बाद यह समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ये विभाजन द्वारा किसमें बन जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद यह क्या होता है? शुक्राणु जनन नलिकाओं में प्राथमिक जो रेटिकुलम होता है उनमें समसूत्री विभाजन द्वारा यह स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद यह द्विगुणित कोशिका बनाता है। द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। फिर इसके बाद यह गुणक की प्रवस्था से आगे बढ़ता है तो यह पहुंचता है दूसरी प्रवस्था में जिसको आप कहते हैं वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है? शुक्र कोशिकाओं में ये जो संचित जो हमारे शुक्राणुओं का निर्माण हुआ होता है इस अवस्था में यह क्या करता है? यह कोशिकाओं के पास उपस्थित खाद्य पदार्थों का संचय कर वृद्धि करता है। इसके बाद यह पहुंचता है तीसरी प्रवस्था में जिसको आप कहते हैं परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में जो भी जैसे पहले क्या हुआ आपका शुक्राणुओं की 3 प्रवस्थाएं हैं जिसमें पहला हुआ गुणक प्रवस्था जिसमें शुक्र जनन की प्रक्रिया शुक्र नलिकाओं से प्राथमिक रेटिकुलम से में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। यह परिवर्तित हो जाता है इसमें द्विगुणित कोशिकाओं में। यह द्विगुणित कोशिका वो यहाँ पर उपस्थित जो भी कोशिकाएं होती हैं उनके साथ खाद्य पदार्थों का संचय करता है। फिर यह वृद्धि कर लेता है।
फिर इसके बाद यह परिपक्वन की अवस्था की ओर बढ़ता है, जिसमें इस अवस्था में अर्धसूत्री, इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ क्या थे, द्विगुणित कोशिकाएं थी। ये द्विगुणित कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं, एक कोशिका से कितनी बनती है, 4 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसमें के बाद इसमें क्या हो जाता है, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं तथा यह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाएं हो जाती है। क्या थे, द्विगुणित थे। ये क्या हो गई, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन क्या होती है, ये अगुणित होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं, इस समय हमारे शुक्राणु का निर्माण हो चुका है, अब यह परिवर्तित होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग शुक्राणुओं का कायांतरण। शुक्राणु कायांतरण का मतलब है कि जब हमारे शुक्राणुओं की जो चीजें, शुक्राणुओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं इस प्रक्रिया में अचल, मतलब जब शुक्राणु जो होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, अचल शुक्राणु का निर्माण हुआ होता है इन तीनों अवस्थाओं के बाद। इसके बाद यह इसके सिर, इसके आपको हम ग्राफ थोड़ा सा बना रहे हैं। यह आपके शुक्राणु का संरचना होती है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, ये डबल लेयर्स में चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, फिर यह ऊपरी भाग जो होता है वह कराता है शेष,
यह दबा हुआ भाग होता है आपका नेक, और यह तीसरा भाग होता है जो कहलाता है पुच्छ। तो शीर्ष जो होता है यह इसमें केंद्रक पाया जाता है तथा इसमें यह द्रव्य भरा रहता है। फिर इसके यहाँ पे यह माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और यह फ्लैजेला लाइक, जैसे फ्लैजेला पाए जाते थे हमारे एक कुछ स्पीशीज में, मेरिज में और सवालों में, उस तरीके से यह कुछ बनी होती है, जो कि इस तरीके से हमारे शुक्राणु की आकार बनता है, जो कि अचल होता है। तथा शुक्राणुओं में पायांतरण के समय यह शुक्राणु क्या होता है, इसमें कोसा द्रव्य भरी होती है यहाँ पे, जो कि केंद्रक को और अधिक ऊर्जा या उसको फूट या केंद्रक अपना ऊपर फूल जाता है। तथा इस प्रकार से यह, और एक चीज होती है कि शुक्राणु जो होते हैं वह बहुत ही छोटे और आकार में होते हैं तथा इनमें अन्य कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, गाल्जी बॉडी हो गई, तो ये सारे कोशिकाएं इसके अंदर पाए जाते हैं। तथा इसके बावजूद इसमें अन्य प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तो यह शुक्राणु के अंदर उपस्थित रहते हैं तथा यह इतना छोटा होने के कारण जो भी व्यर्थ चीजें होती हैं उनका यह निष्करण कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, तथा आवश्यक चीजों को ही अपने साथ रख के अपनी आवश्यकता अनुसार रखते हैं, बाकी चीजों को वह निषेधित कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से यह कोशिका का कायांतरण होता है, जिसमें के द्वारा इसको आप 3 भागों में पढ़ सकते हैं। जिसमें पहला भाग आता है आपका शीर्ष। शीर्ष की जब बात करते हैं आप, तो यह शुक्राणु का शुक्राणु का अग्रभाग होता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। फिर आते हैं आप मध्य भाग। इसमें कोशाग्रंथि में माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है। और तीसरा जो होता है वह पुच्छ होता है। पुच्छ की बात आप जब करते हैं तो यह मध्य भाग होने के बाद सबसे लास्ट पॉइंट, यह अंतिम शिरा पुच्छ कहलाती है। जो एक फ्लैजेला नुमा होती है। तथा इसके बाद आप लोगों को अगला पॉइंट पढ़ना है, वह कहलाता है बिंद, जिन्हें आप लोगों को अगले वीडियो में समझाया जाएगा, और इसके बाद आप लोगों को स्त्री जनन तंत्र के बारे में बतलाया जाएगा। धन्यवाद।